अति व्यवहार कुशल केशव जी हमारे अमर हो एक पार्टी में रहे। समाजवादी सरकार के लिए कि यादव मुस्लिम भाई भाई दूसरी कौम कहाँ से आई? रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल था, किसने फड़ा था? इन्हीं का एमपी ने तो फड़ा था। आपने सपा ही ज्वाइन कर ली, तब मन में ख्याल नहीं आया कि भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए? 2007 का चुनाव तो बहन जी ने मेरा टिकट कर दिया। ये मानते हैं कि अवाम में सब नंगे हैं, कुछ थोड़े से हैं, कुछ ज़्यादा हैं। तो वहाँ के लोगों ने वो टिकट मेरा कटवा दिया। कार्यकर्ता कोई भी हो उसका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अच्छा अनिल कुमार को अनिल कुमार विधायक किसने बना? मेरा नाम किसने बदला? देखो उसका श्रेय तो बहुजन समाज पार्टी को जाता है ना। जब झंडा उठाया होगा मंत्री जी, तब लगा तो होगा कि अब आगे कभी नहीं सोचा कि एमएलए 2007 के चुनाव में 3 बार भाजपा से मिला और 3 बार कटा है। वही भाजपा जो जयंत चौधरी को लाठी बजवाती है जब वो किसानों के आंदोलन में पहुंचते हैं। मैं स्टेट खराब नहीं करूंगा, आप सर्वे करा लो। अगर आपको लगता है कि अनिल कुमार मजबूत है तो मुझे मौका दे दो। और मैंने अखिलेश यादव साहब कह दिया था, मगर सर देखो मैं समाजवादी पार्टी में था, यदि सिंबल होता मैं आपके सिंबल पे मैं एमएलए होता तो मैं आप ही के साथ रहूँ। अच्छा हाँ भाई, आपके लीडर रहे और आप भी उनके साथ में रहे। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सी न्यूज़ भारत का विशेष कार्यक्रम संवाद, जिसके तहत हम आपको ऐसी रोचक कहानियों से रूबरू कराते हैं जो उत्तर प्रदेश की समग्रता, एकाग्रता और उत्तर प्रदेश के डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ नए उत्तर प्रदेश की कहानी लिख रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी, एक शख्सियत से आज हम रूबरू कराएंगे आपको। वो शख्सियत उत्तर प्रदेश के आम गलियों से होती हुई, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियानों से चर्चा में बनते हुए, उत्तर प्रदेश की संघर्षशील धरती से बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में पहुंचते हैं और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अग्रसर होते हैं। ऐसा ही एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर सी न्यूज़ भारत के विशेष कार्यक्रम संवाद में। मंत्री जी, एक आम लड़का जो सहारनपुर की गलियों से होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचता है, उसका वो सफ़र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से उसका इकबाल होता है? मंत्री देखो ऋषभ भाई, मेरी कोई पृष्ठभूमि पॉलिटिकल तो रही नहीं, ना कोई मेरे घर में परिवार में कोई व्यक्ति राजनीति में था। एक सामान्य किसान परिवार से मैं निकल कर आया हूँ। मेरे दादाजी किसान थे, दादी लाई क्लास किसान थे, उनके 3 बेटे जिसमें मेरे एक फादर, तीनों सरकारी नौकरियों में। और मेरी भी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा तमाम सहारनपुर में हुई है। और बस शुरुआत में जब 93 में बीएसपी की सरकार बनी, बहन जी मुख्यमंत्री बनी पहली बार जी, तो कार्यकर्ता के रूप में हमने बहुजन समाज पार्टी में काम करना स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद में धीरे धीरे रुचि बढ़ी राजनीति में, लेकिन कभी दिमाग में ही नहीं सोचा था कि आप को विधायक बनना है या मेरे को एमएलए बनना है, ये कभी दिमाग में नहीं। पर ये था भाई बहुजन समाज पार्टी है और हम कार्यकर्ता, हमें पार्टी को सपोर्ट करना, बहन जी को सपोर्ट करना। जब झंडा उठाया होगा मंत्री जी, तब लगा तो होगा कि अब आगे कभी नहीं सोचा कि एमएलए बनना, ये कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। हाँ, सिर्फ इतना है, एक हमारे नज़दीकी रिश्तेदार थे, वो चुनाव लड़े, उनको चुनाव लड़ाने के लिए हम लोग मुजफ्फरनगर गए और वो पहली बार में एमएलए हो गए। उस समय मेहनत हमने बहुत करी, उनका परिचय करा, वहाँ से मतलब पूरा मेहनत करी, वो एमएलए हो गए। एमएलए होने के बसपा की पहली बार सीट मुजफ्फरनगर में निकली थी बहुजन समाज पार्टी की, विशेषकर आरक्षित सीट, रिजर्व सीट, फर्स्ट टाइम। और ये सन था 2002। 2002 में फिर वो जो एमएलए वहाँ बने थे, वो जब बहन जी के 18 महीने की सरकार चली थी, 2000 शायद अगस्त में जो है बहन जी ने इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्रीशिप से। उसके बाद वो जो एमएलए हुई थी वहाँ चरथावल विधानसभा से, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो वहीं से मेरा सफ़र शुरू होता है। काफ़ी कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने कहा कि आप कोशिश करो। मैंने कहा यार मैं क्यों नहीं कोशिश करता, मेरे को वोट नहीं देंगे, मेरा जनपद अलग है, पता नहीं कोई वोट देगा नहीं देगा, बहुत सारे दिमाग में बात थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे साथी जुड़े जिन्होंने मेरा साथ ईमानदारी निष्ठा से दिया, और जैसे उन्होंने ईमानदारी निष्ठा साथ दिया तो मेरा भी फिर सोचा मैं कि चलो कोशिश करते हैं।
तो 2006 में जब 2007 का चुनाव हुआ तो बहन जी ने मेरा टिकट कर दिया। वहाँ के लोगों ने वो टिकट मेरा कटवा भी दिया एक बार, अच्छा, कि ये बाहर का है, दूसरे जनपद का है, लोकल कार्यकर्ताओं ने। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मेरा टिकट हो गया। उसी सन में उसी दोबारा सन- टिकट आपका होता 3 बार मेरा टिकट कटा। 2007 के हाँ। चुनाव में 3 बार टिकट बार बसपा टिकट से कटा। मिला और 3 बार कटा। 3 बार कटा है। और लास्ट में जब आचार संहिता लगने वाली थी जी। उस समय लास्ट में फिर बहन जी ने मेरे को टिकट दिया। बहुत सारी परिस्थितियाँ, वो बहुत लंबा समय हो जाएगा जी। बहुत संघर्ष करा मैं। खैर लास्ट में जब आचार संहिता लग गई तो मेरे को टिकट दिया और मैं फर्स्ट टाइम ही MLA हो गया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई। उसके बाद दूसरी बार टिकट दिया, दूसरी बार भी MLA हो गए। सत्ता में रहने के बाद में 2012-17 तक मैं विधायक रहा। 17 का चुनाव लड़े, हम लोग चुनाव हार गए। अच्छा, 2007 में जब आप विधायक बनते हैं तो सीट होती है 2007 में मेरी सीट थी चरथावल। चरथावल। फिर नया प्रसिवन हो गया था, फिर मेरी सीट हो गई थी पुरकाजी। पुरकाजी। हाँ, ये तो पुरकाजी जो सीट होती है वो होती है अब मैं पुरकाजी से MLA हूँ फिलहाल प्रेजेंट। वो 2012 में 2012 में पुरकाजी से लड़ा मैं। 2012 पुरकाजी लड़ा, 2017 पुरकाजी लड़ा, 2022 पुरकाजी लड़ा हूँ। अब वो पुरकाजी सीट है वहाँ। आरक्षित सीट मुजफ्फरनगर में एक ही है जिस पे मैं फिलहाल प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जब आप बहन कुमारी मायावती जी के पास पहुंचते थे, विधायक बनने के बाद पहुंचते थे, और चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि जब 3 बार टिकट कटा और 3 बार टिकट आपको मिला, तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष को बहन कुमारी मायावती ने जरूर सराहा। बहुत संघर्ष करा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत मैंने संघर्ष और करा। चूंकि दलितों के बड़े नेतृत्व के रूप में ही नहीं, समग्र जितने भी वहां पर जातियां हैं उनके बड़े नेतृत्व के तौर पर आपको देखा जाता है। जाट लैंड से आते हैं। क्या लगता है मायावती के अंदर जो छवि रहती होगी आपकी, वो किस तरह की थी, और उसको चर्चा में? नहीं, मैं बहन जी का सम्मान करता था, पहले भी सम्मान करता, आज भी सम्मान करता हूँ। देखो एक बात सुनो, अनिल कुमार को जनवाना काम किसने किया? मायावती। अनिल कुमार विधायक किसने बनाया? मेरा नाम किसने बदला? देखो उसका श्रेय तो बहुजन समाज पार्टी को जाता है ना। अगर मैं बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक ना होता, 3 बार चुनाव ना लड़ता, तो शायद मुझे कोई पार्टी टिकट ना देती। तो ऐसा नहीं उनका बड़ा रहा। आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति अलग है, वो अलग चीज़ है, वो अलग विषय है, वो राजनीतिक वो अलग विषय है, हो सकती हैं। आज क्या परिस्थिति है बहुजन समाज पार्टी को, चीज़ अलग है। बिल्कुल, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपसी मतभेद नहीं। खैर, 2017 के चुनाव में जब आप आगे बढ़ते हैं तो समाजवादी पार्टी का झंडा उठा लेते हैं। नहीं, 17 का चुनाव मैंने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा। बहुजन समाज पार्टी 17 का चुनाव लड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। जैसे पार्टी से बाहर कर दिया तो मैंने सोचा यार कहाँ दूसरी पार्टी में जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी में, क्या वजह रही BSP में वापस। बाहर कर दिया? अब वो पता नहीं, कुछ लोगों ने शिकायत कर दी और बहन जी ने वो सही मानते हो, मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। मैं 1 साल बाहर रहा। फिर लोकसभा का चुनाव 2019 का जब आया तो फिर मुझे वापस ले लिया। 19 का जब सपा बसपा गठबंधन हुआ, 19 का चुनाव हमने लड़ा और मेरी लोकसभा पड़ती थी बिजनौर, और मैंने बिजनौर का जो टिकट हुआ था मलूक नागर को, उस हमने चुनाव जितवाने का काम करा। वो चुनाव जीत गए। उसके बाद फिर जो है लोगों ने जो है कानाफूसी कर दी बहन जी के दिमाग में, भाई ये इसने अपनी सीट जितवा दी, ये अगली बार इसको टिकट होगा। तो फिर वहाँ को साजिश रची, फिर मुझे बाहर कर दिया। बड़ा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का शिकार रहे आप कई बार। बाहर कर दिया। उसके बाद फिर मैं BSP में दोबारा गया, अब कोई फायदा नहीं जाने से। फिर मैं चला गया समाजवादी पार्टी में। 20 जनवरी 2020 को सपा हम लोगों ने ज्वाइन कर ली और 2 साल वहीं रहे। सपा लोकदल गठबंधन हुआ 2022 के चुनाव में, और हमारे जनपद की 5 सीटें लोकदल पे चली गई, 6 में से 1 रह गई समाजवादी पार्टी पे, कि 5 सीटों पे लोकदल के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग समाजवादी, मेरी सीट भी लोकदल पे चली गई। तो फिर जो है जैन चौधरी जी ने मुझे टिकट दिया RLD से और मैं MLA हुआ। फिर राष्ट्रीय लोकदल से मैं विधायक हो गया, सपा लोकदल के गठबंधन से उस समय 2022 में। मंत्री जी, ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि आज RLD का पटका आपके पास है, RLD के आप मंत्री हैं। हाँ। RLD में जब आप पहुंचते हैं, समाजवादी और RLD का गठबंधन होता है। हाँ। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि RLD आपको ही टिकट दे, समाजवादी के आप नेता थे। ये बात सही है। ये कैसे टिकट? ऐसा हुआ भी। हाँ। ऐसा हुआ जब 2022 का चुनाव था, गठबंधन हो गया जी, तो हमारे 2 साथियों को, अखिलेश जी ने 2 साथियों का नाम दे दिया। हाँ। जैन जी को, कि ये 2 आदमी हमारे लड़ेंगे। ठीक है। उनमें से एक चुनाव जीत गया, एक चुनाव हार गया। कहले भाई हम सब सीटों पे, जैन चौधरी जी ने कहा हम सब सीटों पे समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं लड़ा सकते। लेकिन मैंने अपनी बात जैन चौधरी जी के सामने रखी मैंने बात उनके लोगों के सामने भी रखी, जो उनके पार्टी के पिलर्स हैं उनके समक्ष भी मैंने अपनी बात रखी। चौधरी साहब से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई, अपनी बात मैंने राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के माध्यम से ही चौधरी साहब तक पहुँचाई। मैंने कहा जी आप सर्वे करा लो,
मैं सीट खराब नहीं करूँगा, आप सर्वे करा लो, अगर आपको लगता है कि अनिल कुमार मजबूत है तो मुझे मौका दे दो, और यदि आपको लगता है कि आप जिसको लड़ाना चाहते हैं वो मजबूत है तो उसे मौका दे दो। मैं गठबंधन की कोई सीट खराब करने नहीं करूँगा, जो उचित निर्णय हो वो कर लो, आप क्षेत्र में पूछताछ कर लो। तो क्षेत्र में उन्होंने सर्वे करा, सर्वे में अनिल कुमार के नाम से सीट बोल लेते कि जी गठबंधन से टिकट अनिल कुमार को दो, यही जीत सकता है चुनाव। तो उन्होंने मुझे फिर मौका दिया, मेरी मुलाकात भी जो साहब से नहीं हुई, पूरे चुनाव में ही मुलाकात हुई, जब मेरे क्षेत्र में विधानसभा में प्रचार के लिए तब हुई थी, टिकट के समय मेरी कोई मुलाकात नहीं। जीतने के बाद फिर मैं चौसा के पास गया था और ये तय कर लिया था भाई अब मैं, राष्ट्रीय लोकदल ने मुझे मौका दिया है, अब विपरीत परिस्थितियों में दिया है, और फिर मैंने कहा अब राष्ट्रीय लोकदल में ही हम लोग काम करेंगे। और शायद यही एक वजह रही कि राष्ट्रीय लोकदल जब चुनाव हो रहे थे शायद राज्यसभा का, तब डर था आरएलडी को कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो। हाँ बिल्कुल, चर्चा थी, ये चर्चा भी थी, ये चर्चा थी मीडिया और आपने आरएलडी को ही समर्थन दिया। हाँ। और शायद यही वो मुख्य कारण बना कि आज उत्तर प्रदेश में मेरे उस समय जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था और पूरा मीडिया में चल रहा था कि भाई राष्ट्रीय लोकदल के बहुत सारे विधायक जो है समाजवादी पार्टी के संपर्क में, समाजवादी पार्टी क्रॉस वोटिंग करेंगे, तो मैंने बेहिचक मैंने निर्णय ले लिया। और अखिलेश यादव जी का मेरे पास फ़ोन आया था उस समय, और मैंने अखिलेश यादव जी साहब कह दिया था, मगर सर देखो मैं समाजवादी पार्टी में था, यदि सिंबल होता मैं आपके सिंबल में मैं एमएलए होता तो मैं आप ही के साथ रहता। अब सिंबल आरएलडी का है, मैं आरएलडी में ही रहूँगा, मैं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करता, ना मैं झूठ बोलता, ना मुझे कोई ऐसा आपको एश्योरेंस देना चाहिए कि मैं आपके साथ कर दूँगा, ये क्रॉस वोट कर दूँगा, मगर ये बात आप जो साहब से कर लो, मैंने कह दिया था, कहना ठीक है अनिल। तो उन्होंने कोई बुरा नहीं मानना इस बात का, क्योंकि मैंने स्पष्ट कर दी बात। कितनी दिलचस्प कहानी है। हाँ, तो अखिलेश यादव फोन कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में देखा जाता है अक्सर लोग एक दूसरे को लालच देते हैं, लाभ देते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी, ऐसा ना ये नहीं कहना चाहिए जी हाँ ठीक है सर मैं आपके साथ रहूँगा, और उधर जो साहब को कहता रहूँ मैं, इधर अखिलेश जी को कहता रहूँ, तो ठीक नहीं रहता ना, अपनी बात स्पष्ट कर दो। तो मैंने बहुत जो है सोच समझ के, और मैंने अखिलेश जी को साफ साफ कह दिया था, मगर नहीं सर मैं नहीं रह पाऊँ, मैं जो साहब के साथ रहूँगा, जयंत चौधरी जी के साथ, उन्हीं को वोट करूँगा। तो उन्होंने कोई बुरा नहीं मानना, उनके पीठ पीछे उन्होंने कोई इस बात का बुरा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है अनिल कोई बात नहीं, ये कहकर उन्होंने बात खत्म हो गई थी। और उसके बाद आरएलडी समर्थन देती है भारतीय जनता पार्टी को, हाँ, और भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है अनिल कुमार को कैबिनेट में। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है। ऐसे समय पे उन्होंने मतलब जो है चौधरी साहब ने निर्णय लिया जिस समय हमारा समाज भी एक तरह हाशिए पे है, क्योंकि जो हमारा समाज ज़्यादातर बीएसपी से जुड़ा रहा, और बसपा की सरकार 2012 के जाने से वो एक तरह से अनाथ मानो था। लेकिन ऐसे समय में जो है चौधरी साहब ने हमारे समाज का हाथ थामने का काम किया अनिल कुमार के माध्यम से, और इसका एक बड़ा संदेश भी हमारे समाज के बीच में गया है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा संदेश गया है। पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। बहन जी की सरकार में भी हमारे समाज के लोगों को मौका नहीं प्राप्त हुआ, सन 52 से लेकर आज तक फर्स्ट टाइम पश्चिम में, मतलब पूर्व में बन गया अलग चीज़ है, लेकिन पश्चिम में कोई व्यक्ति कैबिनेट बन गया। तो कैबिनेट का अवसर जो दिया है वो जयंत चौधरी जी ने दिया है। एक बड़ा कर्ज हमारे समाज के सर पर चढ़ाना उन्होंने काम किया है, और धीरे धीरे हम उतार भी रहे, उतारेंगे 2027 में उतारे बीच बीच में हम कई अवसर है उतारा भी हमारे समाज के लोगों ने। लेकिन एक बड़ा चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां बात एकाग्रता की होती है, समग्रता की होती है, और दलित समाज जो वाकई इतने पिछड़े चीज़ों से जूझता रहा, उसको इतना बड़ा सम्मान देना, और केवल आरएलडी नहीं, आज चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप अकेले ऐसे मंत्री हैं जो दलित समाज से आने के बावजूद हर एक समाज के हित की बात करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मुझे नहीं पता है लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, पर आप उसके काम को कराते हैं और बखूबी नतीजे भी आते हैं। ऐसा एक नतीजा देखने को मिला था मुरादाबाद मंडल में, क्योंकि मुरादाबाद के आप प्रभारी हैं, और हाल ही में देखा गया कि मुरादाबाद के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आए। हाँ, नहीं वो तो कुछ नहीं, मैं प्रभारी मंत्री हूँ, हाँ, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। हाँ। नहीं, अब अधिकारी भ्रष्ट है, सामान्य सी बात है। एक बड़ा चैलेंज क्या, कार्यकर्ताओं की लड़ाई तो लड़नी पड़ती है ना, लड़नी पड़ती है। कार्यकर्ता कोई भी हो, उसका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, अनिल कुमार, क्योंकि कार्यकर्ता ही हाथ पैर जो है हमारे, कार्यकर्ता ही, उन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो कार्यकर्ता का मनोबल मेरे हिसाब से कमजोर नहीं होना चाहिए, उसकी बात को मजबूती से
सामने वाले के सामने रखनी चाहिए मजबूती से। अच्छा, ये मेरा पक्ष है। अनिल कुमार क्या सोचते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं तो सारे लोगों के वो नेता होते हैं, जाटलैंड के नेता होते हैं, किसानों के नेता होते हैं, लेकिन वहीं जब भाजपा को वो समर्थन दे देते हैं, वही भाजपा जो जयंत चौधरी को लाठी बजवाती है जब वो किसानों के आंदोलन में पहुंचते हैं। अब उसके बाद जब जयंत चौधरी भाजपा को समर्थन देते हैं, मंत्री बनते हैं और उसके बाद उनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो इसको अनिल कुमार किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखो, आप जब विपक्ष में होते हैं तो आपको देखो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ती है, विपक्ष को सड़क पर आना पड़ता है। आप अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान रखने के लिए आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। देखो, सत्ता का अलग पार्ट है, विपक्ष का अलग पार्ट है। और वहाँ हाथरस की कोई घटना उस समय हुई थी, उसमें आदरणीय जयंत चौधरी जी वहाँ पहुँचे थे और परिस्थितियाँ वहाँ कुछ ऐसी हुई कि मान लो पुलिस का टकराव हुआ, तो लेकिन वो जो भी हुआ था गलत था। ये प्रशासन को भी देख लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कौन है कौन नहीं। ऐसा तो नहीं कोई आम आदमी तो चौधरी साहब नहीं थे, लेकिन वो गलत हुआ था उस समय, वो ठीक नहीं था। अब उसमें मान लो सरकार को दोष ठहराना, सरकार ने थोड़े कहा था आप जयंत चौधरी जी को लाट, प्रशासन की गलती थी। ये थोड़ा सा समझना चाहिए प्रशासन को, स्थिति जो है जमीन की भी देखनी चाहिए। क्या लगता है मंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है? प्रशासनिक नहीं सब कुछ लापरवाही ना कुछ नहीं। देखो, थोड़ा बहुत चलता रहता है, कोई इतना बड़ा विषय नहीं होता। लोग कहते हैं जब सरकार होती है, जब चलता है सब चीज़ें चलती हैं। भ्रष्टाचार के तो देखो, जब से जो है योगी जी की सरकार है, और ये विपक्ष जरूर कहता है इस बात को, भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, फलाना है, ढिमकाना है, इस तरह की बात जो है विपक्ष के तो हमारे तमाम साथी करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में वोट के माध्यम से जनता मोहर लगाती है। अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी की सरकार रही 2012 से 17 तक, उसमें सारी चीज़ व्याप्त थी, भ्रष्टाचार भी, गुंडागर्दी भी, सब चीज़, जितनी उपमाएँ हैं वो सारी वहाँ मौजूद थी उस समय, विपरीत उपमाएँ। ठीक है, इसीलिए उन्होंने दोबारा मौका तो नहीं दिया प्रदेश जनता ने। योगी जी की सरकार को 17 से 22 तक का उन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया और 22 में फिर मौका दिया। तो लोकतंत्र में जब जनता मोहर लगा रही है तो आपके जो आरोप हैं, विपक्ष के जो आरोप हैं, ये सब निराधार हो जाते हैं, बेबुनियाद हो जाते हैं। तो 2012 से 17 तक सपा की सरकार रही मंत्री जी, आपने सपा ही ज्वाइन कर ली, तब मन में ख्याल नहीं आया कि भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी? आया तो नहीं, भाजपा उस समय बीजेपी में के लोगों से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, सीधे आरएलडी। देखो, मान लो आप लोग सार्वजनिक फील्ड में हो, राजनीति में हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको काम करना पड़ेगा, किसी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उस समय हम लगे, ऐसा नहीं है, अखिलेश जी में पूरा सम्मान दिया, उसमें हम उस बात। ये मानते हैं कि अवाम में सब नंगे हैं, कुछ थोड़े से हैं, कुछ ज़्यादा हैं? देखो, हमारे देश का संविधान जो है सबको बराबर अधिकार देता है अपनी बात रखने का। ठीक है, लेकिन जो है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक आदमी हो, चाहे आम आदमी हो, संवैधानिक दायरे में, संवैधानिक भाषा में अपना विरोध उसको दर्ज कराने का अधिकार हमारा देश का संविधान देता है। तो उस रूप में करा सकते हो, आप क्या दिक्कत है? लगातार विपक्षी दल संविधान को लेके पहुंच जाते हैं, सदन में पहुंच जाते हैं, हाउस में पहुंच जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या ये विपक्ष दिखाना? अब ऐसा है ना, देखो, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, जब ये लोग सरकार में होते हैं तो इनका रूप अलग होता है। जब ये लोग सरकार में, तो हम लोग विपक्ष में एमएलए थे बहुजन समाज पार्टी के, हमने तब भी इनकी सरकार देखी। सबसे ज़्यादा धज्जियां तो संविधान की इन्होंने उड़ाई, अखिलेश यादव ने। रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल था, किसने फटा था? वो इन्हीं के एमपी ने तो फटा था। वो भी दलित एमपी से फटवा दिया, आज उसको बेचारा कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ समाज में कि भाई आपने तो रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल ही फाड़ दिया था। तो समाज में तो उसकी जो पैठ थी वो सब खत्म होगी ना। तो बहुत सारे हमारे अधिकारी थे जो जिनका डिमोशन हो गया था, तो बड़ा नुकसान हुआ है उस समय। आज तो चलो ये संविधान की किताब उठाए घूम रहे हैं, लेकिन जितने भी बहुजन महापुरुषों के नाम पे जितने जनपद बने थे, उनके सारे नाम इन्होंने बदल के वापस कर दिए थे। आज महाराज जी ने संत रविदास नगर भदोही को दोबारा उसे दिया है, नाम दिया है। मेडिकल कॉलेज कन्नौज का भी किया है। सहारनपुर में एक मेडिकल कॉलेज मानवर काशीराम साहब के नाम से बहुजन समाज पार्टी में बना था, सरकार में बना था सहारनपुर में, उसका भी नाम इन्होंने किसी और के नाम पे कर दिया था। तो उसका भी हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, मैंने कहा जिसको भी मानवर काशीराम, भाई वो काशीराम साहब के नाम से बना ना मूलतः, तो उन्हीं के नाम पर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए ना। भाई आप जो है मान लो नाम चेंज करो, आप उनके लिए कुछ और बना दो,
महापुरुष, आज तो आप कांशीराम साहब की भी जयंती मना रहे हो, बाबा साहब की मना रहे हो, और जब सरकार में जयंतियां बहुत चल गई है मंत्री जी। अभी कल जब देखा गया, जब सरकार में ब्राह्मण सभा सम्मेलन हो गया। जब सरकार में जब आप मनाते नहीं थे, आज आप सब आज आपको सबकी याद आ रही है, तो विपक्ष में सबकी याद आ ही जा, जब सत्ता में सब भूल जाते हैं फिर। नारे लगते थे मंचों से समाजवादी सरकार के लिए कि यादव मुस्लिम भाई भाई दूसरी कौम कहाँ से आई, और उसके बाद इसलिए तो इन्हें कोई और वोट देता नहीं। अच्छा लेकिन अभी देखा गया हाल ही में ब्राह्मण सम्मेलन होता है समाजवादी कार्यालय में, और वहाँ देखा जाता है बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यालय में ब्राह्मण सभा के लोग पहुँच जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार से द्वंद्व तो है कुछ जातियों का। देखो, हर वो पार्टी है, कोई सामाजिक संगठन नहीं है, किसी एक समाज का संगठन तो नहीं है ना। तो पार्टी भाई सभी लोग होते हैं, सभी बिरादरी के लोग होते हैं, लेकिन बहुमत किधर है आप ये देखो ना। आप किसी भी समाज का उत्तर प्रदेश में बहुमत कहाँ है? बहुमत खड़ा है एनडीए परिवार के साथ में। ऐसा थोड़ा है समाजवादी पार्टी का, थोड़ा क्या खबर खत्म हो रही है, बस 100+ उनके विधायक हैं, तो आप उसको ये तो नहीं मान सकते कि भाई समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है। तो कुछ लोग उधर हैं, बाकी तादाद में बहुमत इधर है हमारे साथ, इसलिए हम बहुमत में हैं। बहुमत में अब 1993 से और 2026 तक के सफ़र में, इतना बड़ा सफ़र, इतना संघर्ष का सफ़र, लोग सोचते हैं कि राजनीति बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम जाएंगे सफ़र कर लेंगे। क्या लगता है उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फ़र्क आया है? आसान कोई काम नहीं होता, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी फील्ड में। आप अपने फील्ड में संघर्ष करके तो यहाँ तक आए होंगे। एकदम तो ये माइक नहीं मिल गया होगा जी, निचले स्तर से ऊपर तक आया होगा। तो ऐसे संघर्ष तो हर फील्ड में करना पड़ता, करना भी चाहिए, ईमानदारी निष्ठा से करना चाहिए। मेरा एक मूल मंत्र है, जिसके साथ रहो ईमानदारी निष्ठा से रहो। शायद यही एक वजह है मंत्री जी कि मैं आज लोकदल में हूँ, आज मैं लोकदल में हूँ, ईमानदारी निष्ठा से लोकदल के लिए काम करता हूँ। जहाँ जिम्मेदारी जो सामने लगाते हैं, मैं उस काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश करता हूँ कहीं भी। मुख्यतः से मंत्री जी, आपकी ईमानदारी की ही चर्चा हमेशा आम रहती है, और आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रॉबिन हुड मंत्री कह के संबोधित करते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये आप गलत कर रहे हो। लुक्स में, उनकी बुक्स में हमेशा आप सर्वोपरि रहते हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बावजूद इसके कि आप आरएलडी के मंत्री हैं। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जब पार्टी से विशेषकर नहीं जुड़ा हुआ मंत्री होता है तो मुख्यमंत्री के सामने भी बस एक समर्थन मूल्य चीज़ रह जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री का बीजेपी के लीडर्स के मुकाबले अनिल कुमार जो कि आरएलडी के मंत्री हैं, उनको पसंद करना है। ऐसा नहीं है। महाराज जी सबका सम्मान करते हैं, और जितने भी अलायंस पार्टनर हैं हम लोग, 4 लोग हैं हम लोग, चारों लोगों का कार्यकर्ताओं सबका सम्मान करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबसे वो मिलते हैं। उसी श्रेणी उसी क्रम में मैं भी मिलता हूँ महाराज जी से, अपने क्षेत्र की समस्याएं रखता हूँ, अपने प्रदेश की या अपने विभाग से इस तरह उनसे डिस्कशन होता है। यही है और कुछ नहीं है। लेकिन पसंद बहुत करते हैं आपको मुख्यमंत्री। अब ये देखो, भाई मान लो मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश के, और उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उनसे डिस्कशन तो होता ही। देखो हम तो पूरा सम्मान करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। कोई ऐसा किस्सा मंत्री जी जो जनता सुन के बड़ा रोचकता महसूस करे कि मतलब कोई ऐसा किस्सा जब आप मुख्यमंत्री के समक्ष गए, उनको बताया कि मुख्यमंत्री ये चीज़ होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री क्या करो अनिल? देखो ऐसा था, सपा की सरकार में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जयंती की छुट्टी आधिकारिक रूप से होती थी, बसपा की सरकार में भी रही। उस समय इन लोगों ने वो छुट्टी कैंसिल कर दी थी, और किसी हमारे व्यक्ति ने मतलब महाराज जी के सामने वो बात नहीं रखी। पूरी सरकार 17 से 22 वाली गुजर गई। हम लोग 2024 में सरकार में शामिल हुए, तो अब मेरे अपने समाज के लोगों ने कहा जी गुरु रविदास जी की जो छुट्टी है वो पहले आधिकारिक रूप से होती थी, अब नहीं होती। सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं है, वो डीएम के ऊपर है, वो चाहे तो कर दे, नहीं तो नहीं। मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष बात रखी, तो मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट नहीं लगाई, आज वो सार्वजनिक अवकाश घोषित है। बड़ा ये कोई छोटी बात नहीं है। मान लो कोई सरकार आती है वो ख़त्म कर देती है, लेकिन उनके हमारे लोगों को बात पहुंचाने वाला पहुंचाई नहीं किसी ने। मान लो किसी अप्रोच नहीं कर पाया कोई, मैंने अप्रोच की तो महाराज जी को मेरी बात सही लगी, उन्होंने मान लिया। आज हमारे समाज के लोग इस बात को मानते हैं भाई, जो है बहुत कम लोग ये जानते मंत्री जी ने जो है छुट्टी के पीछे जो है मंत्री जी का हाथ है, क्योंकि समग्र उत्तर प्रदेश में लोग नहीं जानते। पूरे प्रदेश में छुट्टी हुई, पूरे प्रदेश में छुट्टी हुई थी, सार्वजनिक छुट्टी, सार्वजनिक अवकाश घोषित है आज की तारीख में। वो
वो एक कौन सा किस्सा था मंत्री जी, जो एक आम बालक सहारनपुर मुजफ्फरनगर की गलियों में जब घूमता था तो बड़ा ही चर्चा में रहता था? वो कौन सा किस्सा था जो अधूरा रह गया उन कॉलेज और स्कूल की दीवारों के अंदर? देखो, व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता, लेकिन मेरा ये मानना है, आप जिस फील्ड में भी काम करो, दिल से करो, मन से करो, निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कभी आप एमएलए होगे कि मैं विधायक बन जाऊंगा, और विधायक बनने के बाद कभी कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये तो कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था। चलो भाई यार, विधायक बन जाएंगे, 2 बार 3 बार मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, बनते रहेंगे। लेकिन चौधरी साहब ने बहुत बड़ा सम्मान, जयंत चौधरी जी ने राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। ये मतलब इसको कमतर नहीं आंक सकते हम, बहुत बड़ा सम्मान जो है उन्होंने देना काम किया है। और बाकी तो भाई संघर्ष तो देखो ऋषभ भाई हर जगह करना पड़ता है। अब जिम्मेदारी बड़ी है और कोशिश भी करते हैं ईमानदारी निष्ठा से निभाने की, निभा भी रहे हैं इसको। अच्छा, आपके पास विभाग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ, किस तरीके से इसको उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, इसमें योगदान दे रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में देख रहा उत्तर प्रदेश सरकार में, और इस विभाग को हमने काफ़ी बढ़ाने का काम भी किया है। इसमें 2 यूनिट हैं, रिमोट सेंसिंग और सीएसटी। सीएसटी में हम लोग जो है नक्षत्रशाला या विज्ञान पार्क, स्पेस पार्क वगैरह निर्माण करते हैं, ताकि साइंस से जुड़े जो हमारे बच्चे हैं वो प्रेरणा लेकर और आगे बढ़ सकें। बहुत सारी चीज़ों का उनका पता लगता है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम लोग सैटेलाइट डाटा के माध्यम से मैपिंग वगैरह करते हैं, उसमें कृषि क्षेत्र में भी, अन्य क्षेत्र में भी। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग जो है कुछ नियमानुसार फंडिंग भी करते हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। मकसद ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। बगैर आगे कोई भी काम हो, यदि उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप उसमें स्पीडअप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लगातार हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हर मंडल पे ये जो है नक्षत्रशालाएँ और ये बननी चाहिए, ताकि जो साइंस से जुड़े हमारे बच्चे हैं वो जाकर वहाँ देखें। और अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो प्लानिटोरियम की बात हो रही है? हाँ, प्लानिटोरियम, नक्षत्रशाला प्लानिटोरियम में होता है। तो 18 के 18 मंडलों में क्या? हाँ, कोशिश, हाँ, हमारी कोशिश है। अभी जो है मान लो, अभी तक गोरखपुर में था, गोरखपुर में भी चल रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। था तो पहले ही प्लानिटोरियम पहले ही था वहाँ, वीर बहादुर जी के नाम से, उसका मॉडिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं। विज्ञान पार्क अलग से वहाँ बनना है, अभी 1-2 महीने बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और लखनऊ में भी काफ़ी समय से बंद था, उसका मॉडिफिकेशन करा के हमने चालू करा दिया है। रामपुर में वहाँ बाढ़ आने से बंद हो गया था, आर्यभट्ट के नाम से प्लानिटोरियम है, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने, वो पहले डॉक्टर अम्बेडकर का नाम से था, वो इन्होंने आर्यभट्ट के नाम से कर दिया था। ये नाम बहुत जल्दी बदल देते हैं, महापुरुष हो गया। आज उन्होंने महापुरुष को पूजने की कोशिश कर रहे हैं, और आज कहते हैं कि आज ये कहते हैं नाम बदल रहे हैं। हाँ, आज हम जो है वो कहते हैं कि हम बाबा साहब करनी आई हैं। और जहाँ जहाँ भी डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो संस्थाएं थी वो सब बदली इन्होंने। तो ये स्थिति है। कौन है मंत्री? अब हमने जो है क्या नाम बरेली में और मुरादाबाद में भी लिए हैं, वहाँ से टेंडर वगैरह हो गए, और अभी भूमि पूजन उनका करना है। शिलान्यास उनका माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, भूमि पूजन मैं भी करूँगा। और इस वर्ष में भी बनारस में एक अपने मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहाँ बनवाओ एक, तो वहाँ हम ज़मीन मिल जाए। ज़मीन मिलने की बहुत थोड़ी दिक्कत रहती है, ज़मीन मिल जाएगी तो लगातार हम बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो निर्देश देते रहते हैं उस हिसाब से चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। सच्चा अम्बेडकरवादी कौन है आज की राजनीति में? सच्चा अम्बेडकर का आदमी वही है जो अम्बेडकर के विचारों पर चलता हो। कौन चलता है उत्तर प्रदेश में? जो भी चलता हो। बड़ा लीडर कौन उत्तर प्रदेश में लगता है अम्बेडकरवादी? नहीं, देखो, आज जो है, आज जो सरकार है वो डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलती हुई दिखाई देती है। और इससे पूर्ववर्ती सरकार मैंने देखी, पहले मान लो हमारे मुख्य विपक्षी दल है तो चलते नहीं था बिल्कुल भी। ये तो मजबूरी में आज उठाया, जब इन्हें दिखाई देगा कोई वोट देने वाला नहीं है, तब जो है संविधानिक किताब, संविधान की प्रति उठा के शपथ भी लेते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस को देख लो, अब सेंटर में कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं लोगों ने नहीं करा। डॉक्टर अम्बेडकर जी ये कह गए थे कांग्रेस के विषय में तो कि आप किसी पार्टी के सदस्य बन जाना, लेकिन जो है 4 अन्य का सदस्य भी कांग्रेस का मत बनना। तो डॉक्टर अम्बेडकर के सामने भी रोडे अटकाई हमेशा कांग्रेस ने, ऐसी ये दूसरी पार्टियाँ नहीं आज। लेकिन बाबा साहब का सम्मान होता दिखाई देता है आज, उनकी जो प्रासंगिकता है आज वो
बढ़ती हुई नजर आती है पूरे देश में, विदेशों तक, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में आज विश्व जो है। प्रख्यात एक छवि बनती है। हाँ, तो ये बड़ी बात है। तो और बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार ने की भी है, कर भी है लगातार। बाबा साहब के नाम पे अभी जो है, मान लो डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं कई बार जो है कुछ असामाजिक तत्व जो है क्षतिग्रस्त कर देते थे, तो उनके लिए भी एक योजना सरकार लेकर आई है। उसमें भी 403 करोड़ रुपये अभी दिए गए हैं कि हर विधानसभा में 10 मूर्ति स्थल कहीं भी हो, उनका जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा, उन पर बढ़िया छत्र, उनका बाउंड्री वगैरह और भी चीज़, मान लो उनका मॉडिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं ताकि जो है कोई असामाजिक तत्व उनको तोड़ ना पाए। तो ये एक अच्छा निर्णय सरकार ने किया है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या मंत्री जी आपके सामने आता हो, क्योंकि इतने बड़े पद पे आप बैठते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इतना बड़ा विभाग है, युवाओं से जुड़ा हुआ विभाग है, फिर भी जब और इतना बड़ा आपको मंडल प्रभारी है मुरादाबाद के, तो क्या लगता है एक बड़ा चैलेंज क्या आता है? कुछ तो लापरवाहियाँ नज़र आती होंगी, कुछ प्रशासनिक लापरवाहियाँ, कुछ आधिकारिक लापरवाहियाँ, कहीं तो भ्रष्टाचार नज़र आता ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा देश है हमारा जी, और इतना बड़ा हमारा प्रदेश है जी, 5 वैसा तो हमारा प्रदेश ही है, 25-26 करोड़ लोगों का हमारा प्रदेश है। तो हर तरफ से हर तरह की बातें आती हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन बातों को लेकर हम निराकरण करने की कोशिश भी करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था दे रखी है प्रभारी मंत्रियों को कि भाई आप जो है प्रत्येक माह अपने प्रभार वाले जनपद में जाओगे और नाइट स्टे करोगे वहाँ, और आप जो है भारतीय जनता पार्टी प्लस अलायंस पार्टनर के साथ में बैठ के उनकी समस्या को सुनोगे, ज़मीन पर क्या स्थिति है, क्या दिक्कत परेशानियां हैं, और उनकी नोटिंग करोगे। जो एक कोर कमेटी है भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ ही बैठोगे आप, संगठन के लोगों के साथ, अलायंस पार्टनर संगठन के लोगों बैठोगे। जो भी बात जनपद के स्तर की है, जो भी समस्याएं हैं, प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी है कि उनको पहले आप जो है नोट करो सबसे बात करके, और उसके बाद जो है प्रशासन के साथ बैठ के उन समस्याओं का समाधान करो और सारी चीज़ें प्रशासन के लोगों को नोट कराओ। फिर अगले माह जब बैठक करोगे तो पहले उन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन होगा जिन चीज़ों पिछली बार डिस्कस हुआ था कि उनमें से कितनी पूर्ण हुई, कितनी नहीं हुई। तो एक अच्छा सिस्टम बनाकर सारी बातें आ जाती हैं इसमें। एक आखिरी संदेश जनता को क्या कहना चाहेंगे? 27 के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी? किस तरीके से चुनाव में आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से आरएलडी को 27 में आगे बढ़ेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है और राष्ट्रीय लोकदल अपने तरीके से हम लोग जो है संगठन को मजबूत कर रहे हैं बूथ स्तर तक का, क्योंकि चुनाव एकदम सर पे है। लगातार जो है आदरणीय महाराज जी भी लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं और जयंत चौधरी जी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कर चुके, शामली में कर चुके, अभी मुरादाबाद हम लोगों ने कराई है। लगातार हम लोग उनके भी कार्यक्रम करा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ हम लोग जो है चुनाव में जाएंगे। और मैं आपको विशेष बात बता दूं, देखो राष्ट्रीय लोकदल पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ था। अगर हम अपने जनपद की बात करें तो 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी तो मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीट बीजेपी के पास थी। फिर गठबंधन में हो गए हम लोग जो है, उनमें 5 हमारे पास आ गए, 1 भाजपा गए खाली। इस बार राष्ट्रीय लोकदल एनडीए परिवार के साथ है और राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत घटक दल है। एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेषकर जो है राजनीतिक धुरी मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए परिवार में हम लोग शामिल हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसी रिपोर्ट्स धरातल से प्राप्त हो रही है कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश ही क्लीन स्वीप करेंगे, उधर से चुनाव स्टार्ट होता है और वहीं से लहर बन के चलेगी। और अब देख लेना 2027 का जो चुनाव होगा, मुझे लगता है कि 2017 वाला रिपीट हम जो है रिजल्ट रिपीट करने का काम करेंगे, रिपीट करने का। हाँ, मुझे लगता है एनडीए बहुमत के साथ आएगा। कोई कुछ भी कहते रहे। कुछ लीडर्स के नाम दूंगा जल्दी और चाहूँगा कि आप एक एक लाइन में, एक एक शब्द में उनके बारे में अपने कमेंट्स दें। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक बोल्ड मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे, कुशल प्रशासक। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम। व्यवहारिक व्यवहार कुशल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अति व्यवहार कुशल। केशव जी अमर हो एक पार्टी में रहे। अच्छा हाँ भाई, आपके लीडर रहे और आप भी उनके साथ में रहे। अखिलेश यादव। अच्छे नेता हैं। वो तो लगातार कोसते रहते हैं भाजपा को। वो उनका धर्म है, वो करना भी चाहिए उन्हें। जयंत चौधरी देश के सबसे बड़े किसान नेता हैं, जो युवाओं के और जो है सर्व समाज को साथ में लेकर चलने वाले नेता।
बहन कुमारी मायावती। अच्छी नेता हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी 2027 में निभानी चाहिए। निभानी चाहिए। एक नया नाम चर्चा में आ रहा है, चंद्रशेखर रावण। वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम्म, सभी करनी चाहिए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी वो भी करें अच्छे। वो भी करें। अनिल कुमार। मैं अभी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता हूँ। पूरी तरह से निभाते निष्ठा के हाँ, साथ कोशिश निभाते। करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, सी न्यूज़ भारत के विशेष कार्यक्रम संवाद में अपना समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत ही कद्दावर और लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, जो बता रहे थे किस तरीके से उनका संघर्ष बहुआयामी स्तर पर पहुंचा और किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं। सी न्यूज़ भारत के विशेष कार्यक्रम संवाद में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत के लिए।